हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10। देखिए, चैप्टर 10 जो ज्योमेट्रिकल पार्ट्स है क्लास 9th का, वो चैप्टर 9 के जस्ट यानी सर्कल जो है वो हमारे चैप्टर 9 के बाद ही चैप्टर 10 में हमें पढ़ना है। और सर्कल के कॉन्सेप्ट जो हैं वो काफ़ी क्लियर होने चाहिए, ना ही हमारे इस क्लास के लिए, आने वाले क्लासेस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पार्ट में बनकर ही सही, पूरा चैप्टर नहीं। 9th और 10th में तो कंप्लीट चैप्टर है, लेकिन आगे के क्लासेस में चैप्टर कंप्लीट ना होते हुए भी इनके पार्ट्स जो हैं, इनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो यूज होते हैं। तो एक सर्कल जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और क्लास 9th की अगर आप बात करें, अभी तो फिलहाल हम इसी की बात करेंगे, तो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्योरम, इसके कॉन्सेप्ट, इसके क्वेश्चन। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं सर्कल, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बच्चों प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल, ओके। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं सर्कल का डेफिनेशन। क्या होता है सर्कल? देखिए, सर्कल में ना दो वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है। बहुत इस चैप्टर को समझने के बाद बिल्कुल आपको सर्कल को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकती है क्लास 9 तक, ठीक है। तो देखिए, हमें सर्कल के डेफिनेशन अगर समझने हैं तो इसके लिए हमें दो बातें जो होती है वो बहुत अच्छे से समझना होता है। एक है हमारा फिक्स्ड पॉइंट, दूसरा है हमारा लोकस पॉइंट। अब जैसा कि इसका नाम है फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? जो अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है। जैसे हम इसकी बात करें, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, मतलब मूव ना करे। दूसरा क्या होता है? लोकस पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, लोकस क्या होता है? फिक्स तो फिक्स है, लेकिन जो लोकस है वो क्या करता है? मूव करता है, ठीक है, क्लियर। तो जैसे अब यहां देखिए, ये पॉइंट है हमारा, क्या होता है? ये सर्कल के ऊपर जो है ये हमारा लोकस पॉइंट है। क्या है? हमारा लोकस पॉइंट है। देखिए, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम मूविंग पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? मूविंग पॉइंट भी कहते हैं। तो फिक्स पॉइंट से अगर हम ऐसे डिफाइन करें तो फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जो लोकस पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं, क्लियर। फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस के जो लोकस पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है, फिक्स पॉइंट ये रहा, लोकस पॉइंट ये रहा, और इनका कॉम्बिनेशन जो होता है वही हमारा सर्कल होता है। अब थोड़ा यहां देखिए, जैसे देखिए द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस। देखिए, ये डेफिनेशन हमने चीजों को ज्यादा भारी भरकम करके आपके लिए नहीं रखा है, चीजें आपको समझ में आसानी से आए, इसलिए इस शॉर्ट डेफिनेशन को ज्यादा प्रेफर किया है। देखिए, इक्विडिस्टेंस है, लोकस लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पॉइंट, मतलब जो लोकस ऑफ पॉइंट है वो कहां से इक्विडिस्टेंस होता है? सेंटर ऑफ पॉइंट से। तो इसी को हम क्या कहेंगे? सर्कल कहते हैं। समझ में आ गई बात? सर्कल क्या होता है? अगर बेसिक हम सर्कल की बात करें तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब जो सर्कल के पार्ट्स हैं, जो अगर हम सर्कल समझते हैं तो आगे क्वेश्चन समझने के लिए हमें सर्कल के पार्ट्स जो है हमें समझना होगा, तो उन चीजों को हम आगे समझते हैं। तो बच्चों, सर्कल के जो बेसिक बिल्कुल है क्या सर्कल, इस चीज को हम समझ चुके हैं। अब हमारे जो उनके पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज आ रहा है क्या? सरकमफ्रेंस, डायमीटर, रेडियस। ये तीनों वर्ड आ रहे हैं। अब इन तीनों वर्ड को समझेंगे कि क्या है रेडियस, क्या है डायमीटर, क्या है सरकमफ्रेंस। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, रेडियस समझते हैं, ठीक है। क्या समझते हैं? रेडियस समझते हैं। क्या होता है रेडियस? जैसे कि सर्कल का डेफिनेशन हमने देखा, क्या देखा? फिक्स पॉइंट, मूविंग पॉइंट, इनकी जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा इक्वल होती है।
अब इनके बीच का जो लेंथ होता है बच्चों, ये बीच का जो लेंथ होता है इसी को तो हम रेडियस कहते हैं। अगर हम बात करें रेडियस की, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओ ए बनेगा। अब इनका नाम कुछ रख दिया जाए, बी और सी रह जाए। तो हमसे ये पूछा जाए कि यहाँ पर कितने रेडियस हैं, कौन कौन से रेडियस हैं, तो बड़े आसानी से हम बता सकते हैं। ये रहा फिक्स पॉइंट, ये सब इसके मूविंग पॉइंट, और यहाँ अगर हम देखें तो ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, यही क्या है, हमारा रेडियस है। क्या है, रेडियस है। अब हम चलते हैं डायमीटर की ओर। नेक्स्ट क्या है हमारा, डायमीटर है। क्या है, डायमीटर है। ठीक है, चलिए एक बार देख लिया जाए यहाँ से डिस्टेंस, जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को देख लिया जाए। रेडियस के लिए ही चलते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कल, मतलब वही बात जो फिक्स पॉइंट मूविंग पॉइंट के लिए हमने कहा था कि सेंटर ऑफ द सर्कल से, सेंटर कहाँ होता है, जो फिक्स पॉइंट होता है वही हमारा सेंटर होता है। तो सेंटर ऑफ द सर्कल से जो सर्कल का जो ये लोकस होता है, उनके जो ये इनका डिस्टेंस जो होता है वही हमारा रेडियस हो गया, जैसे ओ ए, ओ बी और ओ सी। अब आते हैं हम डायमीटर के लिए। देखिए डायमीटर क्या है, सबसे पहले यहां हम डेफिनेशन देखते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल, डिस्टेंस कहाँ है, फ्रॉम द सर्कल थ्रू द सर्कल्स सेंटर टू द सर्कल ऑन द अपोजिट साइड, मतलब वैसा डिस्टेंस जो सेंटर से अपोजिट साइड से बिल्कुल कहां से, सेंटर से पास करे। कहां से पास करे, जो सेंटर से पास करे और बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे जाके मिले, है ना। अब जैसे मैं बात करूं, जैसे मैंने एक सर्कल बना दिया, यहां देखिए ये मैंने सर्कल बना दिया, ये रहा। अब मान लीजिए कोई ऐसी लाइन है जो ऐसे पास कर रहा हो और अपोजिट में ना जा करके ऐसे जा करके मिले, तो क्या इसको हम डायमीटर कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? डायमीटर बिल्कुल नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे? बिल्कुल सर्कल की जो पॉइंट है वो अपोजिट पॉइंट को मैच करवाए और सेंटर से पास करे। जैसे कि अगर मैं यहां की बात करता हूं तो आपसे डायमीटर अगर पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? ए बी डायमीटर है। क्या है हमारा? ए बी डायमीटर है। क्या है? ए बी डायमीटर है। तो इस तरीके से हम ये डायमीटर समझ चुके हैं। अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो जो सेंटर से पास हो और सर्कल के अपोजिट पॉइंट को मैच करवाए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं सरकमफ्रेंस के लिए। किसके लिए आते हैं हम? सरकमफ्रेंस के लिए। क्या होता है सरकमफ्रेंस? सरकमफ्रेंस की अगर हम बिल्कुल बेसिक सा अगर कोई भी वर्ड माइंड में लाएं, क्या होता है, जिसको हम परिमाप कहते हैं, जिसको हम पेरीमीटर कहते हैं, वही हमारे सर्कल के लिए सरकमफ्रेंस का काम करता है। जैसे हमने ट्रायंगल के लिए कभी कॉन्सेप्ट ये जाना है या क्वाड्रिलेटरल के लिए जाना है कि सम ऑफ ऑल साइड, तो यहाँ तो सर्कल है ना, यहाँ तो साइड तो बन ही नहीं रहा है, तो साइड नहीं बन रहा है तो क्या बन रहा है? इस तरीके का एक सर्कुलर फेस बन रहा है। इस तरीके का एक सर्कुलर फेस बन रहा है। तो जहां साइड था वो सर्कुलर फेस है, तो इन्हीं का तो टोटल लेंथ जो होगा सम ऑफ दिस इस क्या हो जाएगा हमारा, यही तो सरकमफ्रेंस होगा। अगर बाय डेफिनेशन देखते हैं तो देखिए द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, मतलब क्या है, सर्कल के अराउंड जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वही हमारा सरकमफ्रेंस है। कैसे? एक आसान सा एग्जांपल यहां पर देखिए। जैसे हम ए पॉइंट से, कोई बच्चा है जो है, कोई सर्कुलर फील्ड है, वो ए पॉइंट से रन करना स्टार्ट करता है और रन करके वापस जब ए पॉइंट पे पहुंचता है, यही तो उसने डिस्टेंस कवर किया। तो सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो उसने एक सरकमफ्रेंस कवर किया। ठीक है, अब सरकमफ्रेंस क्या होता है, इसका आइडिया तो हमें इनसे छोटे क्लास से भी है कि 2πr होता है, लेकिन अभी फिलहाल उनका यूज नहीं है, यूज हो सकता है तो देखेंगे आगे। ठीक है, तो इसके लिए अब हम नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं, रेडियस, डायमीटर और सरकमफ्रेंस को समझने के बाद। तो बच्चों यहां से अब हम नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। ये कौन सा टॉपिक है हमारा? एरिया ऑफ सेगमेंट, मतलब उसी का पार्ट है सर्कल का। ठीक है, अब यहां देखिए सेगमेंट होता क्या है। अगर हम इस वर्ड को समझें तो क्या इस वर्ड को आपने पहले कभी देखा है? यस, बिल्कुल आपने सुना होगा, लाइन सेगमेंट के अंदर हमने पढ़ा है।
तो वहां पे लाइन सेगमेंट अगर हम कहते थे तो क्या कहते थे सर, लाइन का ये जो एक पार्ट होता है उसी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। बेटा सेम हेयर यहां पर भी हम अगर सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल का जो एक पार्ट होता है उसी को हम सेगमेंट कहते हैं। मतलब बेसिकली अगर हम सेगमेंट की बात करें तो उसका एक भाग, सर्कल का एक भाग। अब यहां डेफिनेशन से देखते हैं क्या है। देखिए, ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज ए रीजन। रीजन मतलब क्या होता है, आपका एरिया की बात चल रही है, क्षेत्र होता है। बाउंडेड बाय द कोड ऑफ द सर्कल एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। मतलब ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र, ऐसा रीजन जो हमारे किससे बने, कोड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क से जो रीजन बनता हो, जो एरिया बनता है, उसी को हम सेगमेंट कहते हैं। जैसे यहां पर एक आपके सामने फिगर दिया हुआ, यहां देख लीजिए, ये हमारा कोड हुआ और ये आर्क हुआ। आर्क को हम और भी आगे अच्छे से आपको समझाएंगे, लेकिन यहां एक बात समझ लीजिए, सर्कल का जो बाउंड्री है ना, उसका एक बेसिक मतलब डेफिनेशन अगर बेसिक तौर पे समझना चाहते हैं तो सर्कल का जो बाउंड्री है ना, उसका एक पार्ट को हम एक आर्क कहते हैं। ठीक है, ये आगे भी मतलब इसको हम एल से डिनोट करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, लेकिन ये सब बाद की बातें हैं, फिलहाल हम यही समझते हैं। ठीक है, तो ये सर्कल का जो बाउंड्री है उसका एक पार्ट ये आर्क हुआ और ये इसका कोड हुआ। तो इसके बीच का जो पार्ट होता है यही हमारा सेगमेंट कहलाता है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, सर क्या ये सेगमेंट नहीं है, ये वाला पार्ट सेगमेंट नहीं है? ये वाला भी पार्ट सेगमेंट है बेटा, है ना। क्योंकि जैसे ही हम किसी एक कोड से, सिंगल कोड से डिवाइड करते हैं तो ये सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देता है और उसको हम बोलते हैं कि एक माइनर होगा और एक माइनर होगा और एक मेजर होगा। क्या होगा, एक माइनर होगा और एक मेजर होगा। तो माइनर और मेजर का तो एकदम बिल्कुल मीन्स हमें क्लियर है। माइनर क्या होता है, छोटा सा भाग, मेजर क्या होता है, बड़ा सा भाग। तो छोटा सा भाग ये सेगमेंट है, स्मॉल सेगमेंट, तो इसको माइनर सेगमेंट कहते हैं। और ये जो बड़ा भाग है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मेजर सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मेजर सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सेगमेंट क्लियर है। आगे हमने इसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए आपको फिगर दे करके समझा दिया है कि क्या होता है मेजर और क्या होता है माइनर। फिलहाल वैसे यहां से भी आपको क्लियर हो चुका है। ओके, एक वर्ड यहां पे लिखा है, कैन यू थिंक ऑफ ए वे टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेगमेंट, एनी आइडिया हाउ अबाउट, नो। अब ये देखिए, यहां ये चीज क्या है, कोई भी चीज आपके लिए कंफ्यूजन का कारण ना बने इसलिए ये सारी चीजें बताया जा रहा है। देखिए यहां क्या है कि आप जानते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालोगे, बिल्कुल जानते हैं। देखिए ये मेनली ना क्लास 10th की पार्ट है। ठीक है, जो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं हम लोग, क्लास 10th का पार्ट है। एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करके एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला जाता है। तो फिलहाल इस चीज को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन में नीड के अकॉर्डिंग जितनी जरूरत होगी उतना आपको समझा दिया जाएगा। देखो बच्चों, डेफिनेशन में आ गए हम। अब यहां डेफिनेशन किसका हम समझेंगे, किस चीज का डेफिनेशन समझेंगे, तो सेक्टर का समझेंगे। किसका समझेंगे, तो सेक्टर का समझेंगे। अब सेक्टर क्या होता है, सेक्टर सेक्टर जो होता है वो नाम, सोसाइटी, सेक्टर, इन सब चीजों का नाम तो आपने सुना होगा ना। वो भी एक पर्टिकुलर एरिया को इंडिकेट करता है। तो सेगमेंट भी एक एरिया को इंडिकेट कर रहा है, सेक्टर भी एक एरिया को इंडिकेट कर रहा है। कुछ तो डिफरेंस होगा सेगमेंट और सेक्टर में, तो डिफरेंस है यहां पर। क्या डिफरेंस है, जो हमारा सेगमेंट था वो कौन डिसाइड करता था, तो वो कोड डिसाइड करता था। लेकिन जो हमारा सेक्टर है वो कौन सा एरिया होगा, यहां पर भी आर्क तो आएगा, लेकिन इस बार का जो रीजन होगा कोड के साथ नहीं होगा बल्कि रेडियस के साथ होगा। किसके साथ होगा, रेडियस के साथ। अगर हम छोटे बातों में कहें तो सीधी सी बात, एक आर्क और 2 रेडियस के बीच का भाग जो होता है उसी को हम सेक्टर कहते हैं। समझ में आई बात। थोड़ा डेफिनेशन देख के बातें अपनी और क्लियर करते हैं। देखिए, ए सेक्शन ऑफ सर्कल डिटरमाइन बाय सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल, देखिए सेंट्रल एंगल, ठीक है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग सर्कुलर आर्क। मतलब सेंट्रल एंगल से बनने वाला और कॉरस्पॉन्डिंग सर्कुलर आर्क जो है, ये आर्क की जो बात करें, एक बाउंड्री का एक पार्ट, यही हमारा सेक्टर है। तो आप इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हो, 2 रेडियस के बीच का भाग।
या आप ऐसे भी बोल सकते हो जो एंगल है और उसके बाद जो आर्क है उसके बीच का भाग। ठीक है, तो दो रेडियस के बीच का भाग, जैसे मैंने सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है कि दो रेडियस के बीच का भाग, तो बेटा क्या दो रेडियस के बीच में यही आ रहा है? कोई बच्चा तो उल्टा करके कह सकता है कि सर ये आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो फिर से वही बात, जिस तरीके से हम सेगमेंट को माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, वैसे ही हमारा सेक्टर भी जो होता है वो माइनर और मेजर में डिवाइड होता है। किन दो चीजों में डिवाइड होता है बच्चों? तो माइनर और मेजर में डिवाइड होता है। तो ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर और ये हो गया हमारा मेजर सेक्टर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो सेगमेंट और सेक्टर दोनों में डिफरेंस है। सेक्टर रेडियस के साथ होता है डिफाइन और सेगमेंट कोड और आर्क के साथ। सेक्टर रेडियस और आर्क के साथ और सेगमेंट कोड और आर्क के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आप चीजों को एकदम बढ़िया समझिए, कोई भी कंफ्यूजन सर्कल के रिगार्डिंग आपको नहीं रह सकता है। देखिए अब पार्ट्स ऑफ सर्कल, जो चीजें हमने देखा है उन चीजों को थोड़ा एक बार और डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि कंफ्यूजन नाम की जो इसके लिए कोई स्पेस ना रहे। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले सर्कल है हमारा। ये जो फिगर है ये क्या बता रहा है कि सर्कल। आप कहोगे सर बिल्कुल क्या ये चीजें, मतलब इतना एक्सटीरियर इंटीरियर तो ये हमें पता है, जो आप नहीं देखोगे ना वही चीजें आपको नहीं पता होगी, और एक्सटीरियर इंटीरियर में भी गलती करते हैं बच्चे। ठीक है, क्या होता है इसको, सर्कल को ना आपको पहले ही एक्सरसाइज में बताया जाता है कि सर्कल जो होता है उस प्लेन को कितने भागों में बांटता है। ये क्वेश्चन बनता है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कैसे? एक तो ये एक तो ये इंटीरियर हो गया। इंटीरियर मतलब अंदर का भाग, सर्कल के अंदर का भाग। और दूसरा हो गया एक्सटीरियर हो गया। एक्सटीरियर मतलब बाहर का भाग, सर्कल के बाहर के भाग। सर तीसरा कहां गया? तो बेटा ये सर्कल का जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है ये कहां जाएगा बच्चों? ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल मतलब कहोगे सर ये भी नहीं, बाउंड्री की बात कर रहे हैं। सिर्फ यहां जैसे पॉइंट अगर मैं यहां दे दूं आपको, जैसे मैंने ये सर्कल बना दिया, ठीक है, मैंने पॉइंट दे दिया A, मैंने दे दिया B और मैंने दे दिया C। अब आपसे पूछे A कहां है? एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। B कहां है? इंटीरियर ऑफ सर्कल। C कहां है? ऑन द सर्कल। समझ में आई बात? क्लियर? ये कौन सा फिगर है? ऑन द मतलब ये क्यों नहीं आ रहा है ऑन द सर्कल? ये 2 डायमेंशनल फिगर है, समझ रहे हैं ना? 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। ठीक है, ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी वहां पर भी आपको समझाया था कि कैसे 1 2 3D ऐसे करके हम डिसाइड करते हैं। तो इस तरीके से एक्सटीरियर इंटीरियर ऑन द सर्कल जो होते हैं ये हमारे पार्ट्स आते हैं। अब देखिए सेकंड फिगर क्या बताना चाह रहा है। ये है हमारा सेकंड फिगर। ठीक है, आर्क की जो बात कर रहे थे वही है हमारा सेकंड फिगर। देखिए ये जो बाउंड्री है इसका एक पार्ट, ये जो बाउंड्री है उसका दूसरा पार्ट। ठीक है, तो यहां पर भी बातें आ गई। जब हम सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं 2 भागों में, तो यहां पर भी एक आ गया छोटा सा और एक आ गया बड़ा सा, है ना? तो छोटे भाग को क्या कहेंगे? छोटा सा प्यारा सा। कौन सा हो गया? माइनर हो गया। और बड़े से भाग को क्या कहेंगे? बड़ा सा प्यारा सा। बड़े के लिए भी प्यारा यूज होता है, चलिए कोई बात नहीं, प्यारा हो ना हो काम का तो है ही, है ना? तो ये क्या हो गया? मेजर है। ठीक है, तो माइनर और मेजर यहां पर भी 2 भागों में आर्क भी हमारा बट गया। अब हम तीसरे पे आते हैं। देखिए सेगमेंट अभी हमने समझा है ना? यहां पर भी फिगर के द्वारा अच्छे से समझा दिया गया, एकदम पूरा एरिया कवर कर रहा है। मेजर हो गया और एक छोटा सा भाग कवर कर रहा है, तो माइनर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं सेक्टर पर। सेगमेंट में जिस तरीके से कोड और आर्क रट लीजिए, कोड और आर्क, नहीं तो सेगमेंट सेक्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, कोड एंड आर्क ये हमारा सेगमेंट हो गया। उसी तरीके से रेडियस एंड आर्क, यही हमारा सेक्टर हो गया। और इसको सेंट्रल एंगल करके भी डिफाइन हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पॉइंट थे, जो किसी भी सर्कल को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए क्लियर होना चाहिए, वो चीजें हमने क्लियर कर लिया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
देखो बच्चों आगे कहां बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे थ्योरम के लिए, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल तो हम क्लास सेकंड में तो है नहीं कि सर्कल क्या है, रेडियस क्या है। क्वेश्चन आएगा r इक्वल टू 5, फाइंड डायमीटर, यानी d इक्वल टू 2 इंटू 5 10 हो गया। यहां तो आने वाला नहीं है, आने वाला है कुछ और भी चीजें। देखिए कुछ और भी चीजें क्या होता है। थ्योरम 10.1 पहला क्या कह रहा है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब कोई सर्कल है, अगर उसके कोड इक्वल है, यानी ये इक्वल है, ठीक है, तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएगा। अब इन चीजों का थोड़ा सा प्रूव आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले है हमारा गिवन है, क्या है हमारा गिवन है, क्या है गिवन बच्चों, गिवन है इक्वल कोड्स। क्या है, इक्वल कोड्स, यानी हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी लिख सकते हैं, ठीक है। हमें दिखाना क्या है, जो हमें प्रूव करना है, जो हमें प्रूव करना है वो क्या करना है, क्या करना है, ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी। समझ में आई बात, ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी। यही तो कह रहा है कि अगर कोड इक्वल है तो सेंटर पर बनने वाला एंगल भी इक्वल होगा। तो अब इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे, किसी भी, यहां पर देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है ना, किसी भी दो ट्रायंगल के किसी एंगल को हम इक्वल दिखाना जा रहे हैं। क्या करेंगे, चैप्टर 10 में है ना, एक पैर और जंप कीजिए पीछे की ओर, चैप्टर 9 में पहुंचे, नहीं हुआ ना, और भी जंप कीजिए, सेकंड में भी नहीं पहुंच रहे, और एक जंप कीजिए, थर्ड में चैप्टर 7 है, वहां पर ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर एंगल इक्वल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को कॉन्ग्रुएंस करना पड़ेगा। और हमें पता चल गया, अब हम चलते हैं कॉन्ग्रुएंस की ओर। चलिए देखिए कॉन्ग्रुएंस में कौन कौन से दो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए ओ बी, जिसे हमें इक्वल दिखाना है वो उसी ट्रायंगल का पार्ट होना चाहिए। एंड ट्रायंगल कौन सा है, सी ओ डी, ठीक है। चलिए सबसे पहली चीज हम क्या लिख सकते हैं, गिवन वाली बात लिख देते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए हमारे पास पांच चीजें, चार क्यों, पांच, उनमें से पांचों में से कोई एक, एस 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 ए एस आर एच एस, इस तरीके से। तो अब यहां देखिए ए बी इक्वल टू सी डी। अब क्या दिख रहा है आपको, सिंपल सा दिख रहा है बेटा। देखिए ये सब रेडियस है, ओ ए ओ सी ओ डी ओ बी, सबके सब रेडियस है, सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब मैं ओ ए इक्वल टू ओ डी लिख सकता हूं, ओ ए इक्वल टू ओ डी लिख सकता हूं, मतलब मैं ओ बी इक्वल टू ओ बी लिख सकता हूं, ओ बी इक्वल टू ओ सी लिख सकता हूं। और दोनों का रीजन ये तो गिवन हो गया, ये तो गिवन हो गया, लेकिन ये क्या है हमारा, रेडियस हो गया। क्या है, रेडियस हो गया। तो इस तरीके से कौन सी प्रॉपर्टीज हमने फॉलो की है, फ्रॉम एस एस एस, किसकी मदद से बेटा, एस 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 की मदद से। क्या हो गया, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट्स हो गया किसके, ट्रायंगल सी ओ डी के। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट्स हो गया वैसे किसी एंगल को या किसी साइड को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी। और ये हो गया हमारा, बाई सीपीसीटी भी लिख लो, क्यों अधूरा छोड़ोगे, प्रूव्ड, डन, बस क्लियर है। यही चीजें तो हमें दिखाना है और सिंपल सा हमारा दिख गया। अब यहीं पर हम रुकते हैं, मतलब लेकिन जो बेसिक चीज है, जो इंपॉर्टेंट वन है, यही है जो हमें क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना है कि अगर कोड्स इक्वल होते हैं तो एंगल पर, वो सेंट्रल एंगल पर इक्वल एंगल बनाएंगे दोनों के दोनों कोड्स। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों थ्योरम 10.2 देखते हैं। इफ द एंगल सबटेंड बाय द कोड ऑफ ए सर्कल एट सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। जो हमारा थ्योरम 10.1 था जस्ट उसी के ये अपोजिट है। वहां पर क्या था हमारा कि कोड अगर इक्वल है तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएगा। यहां पर क्या है कि सेंटर पर अगर इक्वल एंगल है तो कोड हमारा इक्वल होगा, मतलब जस्ट उसके अपोजिट। तो इसको भी प्रूफ करने के लिए हम सेम फिगर बनाएंगे।
जैसे कि देखिए यहाँ पर एक सर्कल है, अब दो हम इक्वल कोड बना लेते हैं। देखिए दो इक्वल कोड हम बना लेते हैं, एक हमारा ये रहा, दूसरा हमारा ये रहा, ठीक है। अब ये सेंटर यहाँ है, मान लीजिए ये रहा। अब सेंटर पर अगर ऐसे एंगल बनता है, ये देखिए, इसके बाद सेंटर पर ऐसे एंगल बन रहा है, ठीक है। अब ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल है, कह रहा है ये दोनों अगर एंगल इक्वल है तो ये जो कोड है, ये जो कोड है, ये कोड इक्वल होगा। यही हमें प्रूफ करना है। यानी अगर हम इसको ओ दे दें तो गिवन क्या हो गया हमारा, हम क्या कह सकते हैं, गिवन हो गया हमारा, गिवन हो गया क्या, ए ओ बी क्या है हमारा, ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी। और जो प्रूव करना है हमें, जो प्रूव करना है वो क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी। मतलब कहने का जस्ट ये उसके अपोजिट है। तो फिर से किसी के ट्रायंगल के साइड इक्वल करने हैं तो उसके लिए हम उस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट्स करेंगे। अब हम समझ चुके हैं इन चीजों को, तो लिखना हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कौन कौन से वो दो ट्रायंगल हैं जिसमें ये कोड आ रहे हैं, तो एक है हमारा ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड दूसरा है ट्रायंगल सी ओ डी। अब इसमें जो सबसे पहले गिवन है उसी को लेकर के हम चलते हैं। पहला है ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी, यानी गिवन है ये वाला। और दूसरा फिर हम कौन सी चीजें दिखा सकते हैं, तो देख लो बेटा, फिर से तो सर्कल ही है ना, तो रेडियस फिर से इनके इक्वल ही होंगे। यानी हम लिख सकते हैं ओ डी इक्वल टू ओ ए, ओ डी इज इक्वल टू ओ ए, ओ डी इज इक्वल टू ओ ए, ठीक है। अच्छा, ओ डी इक्वल टू ओ सी ले तो बिल्कुल ऑर्डर भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ओ डी इक्वल टू ओ सी अगर ले लो तो आपका ऑर्डर भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ओ डी एन ओ सी, ओ डी एन ओ ए, सॉरी ओ डी एन ओ ए, इधर ओ ए कर लीजिए, ठीक है। चलिए ओ ए कर लेते हैं, ठीक है। ये ओ ए हुआ, देख लीजिए ओ डी और ओ ए, डन। उसके बाद दूसरा हम ले लें, ओ डी और ओ ए हमने लिया, दूसरा हम ओ बी और ओ सी ले लें। कौन सा ले लें, ओ सी ले लें, ठीक है। रेडियस है किसी के इक्वल आप दिखा सकते हो, चारों के चारों रेडियस है। तो कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है, अगर हम किसी एक ट्रायंगल में देखें तो एस ए एस, यानी हम लिख सकते हैं फ्रॉम, क्या लिखें, एस ए एस, और ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, यानी लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, कॉन्ग्रुएंस होते ही हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी, और रीजन क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी। क्या हो गया, सी पी सी टी से हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है बच्चों। तो बड़ा सिंपल लगा, सेम चीजें से रेडियस का, केवल रेडियस फिक्स चीजें हैं, कोड इक्वल है तो सेंटर इक्वल दिखाना है, सेंटर इक्वल है तो कोड इक्वल दिखाना है। ये दिखाना भी है, और इसको आगे के क्वेश्चन के लिए इसको आप थोड़ा माइंड में भी रख लीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। देखिए 10.3 फिगर जो है वो है हमारा, ये कुछ ऐसा है कि फिगर हमें बनाना होगा। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू कोड बाइसेक्ट द कोड। कहने का मतलब आप इस चीज को समझिए कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, क्या, अगर हम सेंटर ऑफ द सर्कल से, सेंटर मान लीजिए कहां पर है, ये मान लीजिए ऐसा सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है। अगर हम किसी कोड के ऊपर कुछ ऐसा, अगर हम किसी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर दें, क्या दें, परपेंडिकुलर दें। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90। तो क्या करेगा, बाइसेक्ट द कोड। इसका नाम अगर हम रख दें ओ, इसको रख दें हम ए, ये बी और ये एम। तो क्या प्रूव करना है हमें, दिखाना क्या है, बाइसेक्ट द कोड दिखाना है। मतलब ए एम इक्वल टू बी एम हो जाएगा, या ए एम इक्वल टू एम बी बोलिए उसको आपको। तो क्या करना है, प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है हमें ए एम इक्वल टू एम बी। क्या करना है, ए एम इक्वल टू एम बी। तो गिवन तो जरूर होगा, गिवन की मदद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो गिवन क्या है हमारा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी ये दोनों 90-90 है। क्या है हमारा, ओ एम ए और ओ एम बी, ओ एम ए ओ एम बी,
ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो अब किसी चीज को हम इक्वल दिखाने जा रहे हैं, कोई भी रास्ता हमें दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहले वहां पर क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए ट्राइंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ ट्राइंगल तो दिख ही नहीं रहा है। तो OA और OB को कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या करेंगे, OA एंड OB को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या होगा, OA एंड OB, कंस्ट्रक्ट OA एंड OB, कंस्ट्रक्ट क्या होगा, OA एंड OB। कंस्ट्रक्ट होने से क्या हो जाता है कि हमें वो ट्रायंगल मिल जा रहा है जिसको हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अब प्रूफ की ओर ही चलते हैं। किसकी ओर चलते हैं, प्रूफ की ओर। तो इन ट्रायंगल कौन सा है, एक OMA है, OMA है, एंड ट्रायंगल OMB है, दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, OMB है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहली चीजें जो गिवन होता है उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। यहां देख लीजिए OMA इक्वल टू OMB है, पहली चीजें तो यही हो गया, ये दोनों 90 डिग्री है, गिवन भी लिखो 90 डिग्री भी लिखो, ओके। दूसरी चीज क्या है, फिर से OA इक्वल टू OB हो जाएगा। इस रेडियस को ना ढूंढते रहिएगा, ये रेडियस बहुत मदद करता है, ठीक है, ज्यादातर जगहों पे ये इक्वल में कॉन्ग्रुएंस दिखाने में आपकी मदद करेगा। तो अगर है तो रेडियस पे डायरेक्ट जाइए, अच्छा रेडियस मिल गया, वो इक्वल होगा ही, नहीं तो फिर कुछ आइडिया लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, दोनों रेडियस है, क्या है, रेडियस है। अच्छा अब एक चीजें और भी है, क्या आप जिसकी वजह से आप कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हो। तो बेटा जो गिवन है वो तो है ही, लेकिन एक चीज और बताया था, मैं हमेशा बताता आ रहा हूं कि कुछ ना कुछ कॉमन बड़ी आसानी से मिल जाता है। देखिए यहाँ OM जो है वो दोनों में कॉमन है, यानी हम लिख सकते हैं क्या, OM इक्वल टू OM, और ये क्या है, दोनों में कॉमन है, क्या है, कॉमन है। तो कॉमन होते ही अब कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो कर गया, देखिए ये हमने यूज किया जो कि साइड है, ये हमने यूज किया जो कि राइट एंगल है, और ये हमने यूज किया जो कि कॉमन है। फिर भी क्या हो रहा है, साइड को हम हाइपोटेनियस भी कह सकते हैं ना, तो RHS की प्रॉपर्टीज लग रही है फ्रॉम RHS, किसकी मदद से, RHS की मदद से, किसकी मदद से, तो RHS की मदद से। चलिए तो फ्रॉम RHS किसकी मदद से, तो RHS की मदद से। देखिए डन, RHS की मदद से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल OMB के, और जो हमारी इच्छा थी, जो हमारी मनोकामना थी, जो हमारी चाहत थी कि AM इक्वल टू MB करें, अब वो उसी का पार्ट है। तो आसानी से AM इक्वल टू MB हम कर देंगे और लिखेंगे क्या, बाय CPCT, क्या लिखेंगे, CPCT से। तो यही चीज तो लाना था बच्चों, और ये प्रूव्ड हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से ये जो हमारा थ्योरम है 10.3 वो भी हमारा क्लियर हो गया, ओके। अब हम अगले थ्योरम का बेसिक मींस क्लियर ना, कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है कोड के ऊपर सेंटर से, तो कोड को बाइसेक्ट करेगा। प्रूफ देख लिया, समझ लिया, लेकिन थ्योरम को एज ए लाइन भी माइंड में रखना है, क्वेश्चन में यही मदद करेगी। यानी AM इक्वल टू MB होगा अगर सेंटर से परपेंडिकुलर करते हैं तो बच्चों हम आते हैं 10 पॉइंट कहां पर, 4 के ऊपर। द लाइन ड्रॉन टू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। जैसे 10.1 का जस्ट कन्वर्स था 10.2, उसी तरीके से 10.3 का जस्ट कन्वर्स है 10.4, है ना। अब ये कैसे है इसको देखिए। पहले क्या कह रहा था कि अगर परपेंडिकुलर है तो क्या करता है, बाइसेक्ट अ कोड, है ना। अब क्या कह रहा है कि बाइसेक्ट कोड को अगर करता है तो परपेंडिकुलर है। बात वही चल रही है ना बच्चों। तो अब इसको भी प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पहले गिवन की दरिया में चलते हैं, गिवन करते हैं। चलिए गिवन क्या है, गिवन है हमारा, क्या गिवन है, गिवन है क्या कि बाइसेक्ट करता है, यानी AX इक्वल टू XB, क्या है, AX इक्वल टू XB, क्या है, AX इक्वल टू XB। जो प्रूव करना है वो क्या है,
परपेंडिकुलर है यानी ओ एक्स ए इक्वल टू ओ एक्स बी, ओ एक्स ए इक्वल टू ओ एक्स बी, और जो दोनों है वो 90 डिग्री होना चाहिए। यही चीज है। चलिए प्रूफ करना स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर ना आपका कंस्ट्रक्शन भी दे ही दिया है तो कोई बात ही नहीं है, प्रूफ करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए देखिए कैसे होगा प्रूफ। कॉन्ग्रुएंसी की मदद लेंगे, क्योंकि जैसे 90 दिखाना होता है तो क्या करते हैं ज्यादातर कि हम कॉन्ग्रुएंस मतलब एक कॉमन कॉन्सेप्ट जनरेट करना पड़ेगा आपको कि ये होता है तो ये करते हैं, ये होना है चाहिए तो इसके लिए ये करते हैं। अब कहीं पर भी अगर आपको 90 दिखाना होता है ना, किसी भी क्लास की बात करें तो कॉन्ग्रुएंस दिखा करके उनका एंगल इक्वल दिखा दीजिए और सम जो होता है वो 180 के बराबर होगा तो वहां से 90 आ जाता है। 99% ऐसा होता है, 1% में चीजें बदल जाती है। तो देखिए अब हम इसको इक्वल दिखाएंगे, यानी इक्वल दिखाएंगे तभी तो सम 180 लिखेंगे। तो पहले इक्वल दिखाने के लिए कॉन्ग्रुएंस दिखाना पड़ेगा और उसके लिए हमें पहले ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। इन ट्रायंगल कौन सा है, ओ एक्स ए एंड ट्रायंगल ओ एक्स बी। चलिए कॉन्ग्रुएंस के लिए कूद पड़ते हैं, ठीक है, जंप करते हैं। पहली चीज क्या है, चलो एंगल ही लिख लेते हैं, ओ एक्स ए इक्वल टू ओ एक्स बी इक्वल टू 90 डिग्री है, दोनों में है, गिवन है, प्रूव करना है तो ए एक्स इक्वल टू एक्स बी है, ये तो प्रूव ही करना है, सॉरी ये तो प्रूफ ही करना है, ठीक है। तो ए एक्स इक्वल टू एक्स बी हमें दिखाना है, ठीक है। चलिए पहली चीज है ए एक्स इक्वल टू एक्स बी, डन। दूसरी चीज अब हमें कुछ चीजें अपने ढूंढने पड़ेंगे। दूसरी चीज है वही नॉर्मल सी बात, क्या दिख रहा है आपको, रेडियस इक्वल दिख रहा है, देखो ये बहुत मदद कर रहा है ना, ओ ए इक्वल टू ओ बी। तीसरी चीज और भी बताया सर ने कॉन्ग्रुएंस के लिए, क्या बताया, तुरंत जंप करिए, क्या कॉमन ढूंढिए, कॉमन भी यहां भी मिल रहा है। देखिए ओ एक्स इक्वल टू ओ एक्स, यानी ये कॉमन है, ये रेडियस है, ये गिवन है, और तीनों क्या है, साइड ही है। तो किसकी मदद ले सकते हैं, फ्रॉम एस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ एक्स ए कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ओ एक्स बी के, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम लिख सकते हैं ओ एक्स ए इक्वल टू ओ एक्स बी CPCT। यहां पे डायरेक्ट हम 90 नहीं लिख सकते, 90 दिखाना पड़ेगा। क्या करेंगे, ए भी एक लाइन है तो लीनियर पेयर का सम हमेशा क्या होता है, 180 होता है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे ओ एक्स ए प्लस ओ एक्स बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है, लीनियर पेयर है, क्या है हमारा, लीनियर पेयर है, डन। चलिए अब क्या लिख सकते हैं, दोनों बराबर है तो 2OXA इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 से ये कैंसिल हो गया 90 टाइम में, तो सीधा हम क्या लिख सकते हैं, OXA इक्वल टू OXB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहीं पर तो रुकना था हमें, यही प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यहीं पर तो रुकना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। मतलब अगर हम अब पहले के दो थ्योरम की बात करें तो वहां क्या कह रहा था कि अगर कोड इक्वल होता है तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा, दूसरा सेंटर पे अगर इक्वल एंगल बनाता है तो कोड इक्वल होगा। तीसरे थ्योरम में क्या कह रहा है कि अगर परपेंडिकुलर है, अगर बाइसेक्टर है, अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा, अगर बाइसेक्ट है तो परपेंडिकुलर करेगा। तो यहाँ मेरे इधर उधर होने से थोड़ा परेशान नहीं होना, मतलब दो ही बातें, मैं बिल्कुल सीक्वेंस में 10.3 की जगह 10.3 बोलना चाह रहा था, लेकिन आप किसी भी ऑर्डर में याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा सेंटर से, अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर करेगा। डन, ओके। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं 10.5 की थ्योरम। देखिए 10.5 थ्योरम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वर्ड है ना, कहां गया ये जो वर्ड है ना, कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर,
बहुत सारे रूप है इसके। डिस्टेंस में क्या होता है कि अगर दो का सम तीसरे के बराबर आ जाए तो डिस्टेंस में उसको हम कॉलिनियर बोलते हैं। सर्कल में क्या होता है कि अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करें तो उसको हम कॉलिनियर बोलते हैं। फिर आपके वेक्टर में भी कॉलिनियर होता है, डिटरमिनेंट मेथड से अगर हम जीरो दिखा दे आगे की बात है, ठीक है। और भी कॉलिनियर के रूप है, डिटरमिनेंट मेथड में भी कॉलिनियर यूज होता है, यानी कॉलिनियर के कई सारे फॉर्म हैं। तो ये कॉलिनियर जो है अब आपको क्लास में स्टार्ट हो रहा होगा बिल्कुल बेसिक तौर पे कि एरिया ऑफ सर्कल, ये कॉलिनियर है, सर्कल को दिखाना है तो उसके भी दो मेथड है। एक तो अगर आप सर्कल के एरिया को जीरो दिखा दें तो अब यहां पर लेकिन मतलब कुल मिला के यही कहना चाह रहा हूं, इस वर्ड से फैमिलियर हो जाइए, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। कह रहा है कि नॉन कॉलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक सर्कल पास हो सकता है। समझ में आई बात? नॉन कॉलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक सर्कल पास हो सकता है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, कॉलिनियर क्या है कि जो एक ही लाइन पे लाई करे। जैसे अगर मैं बात करूं, ये जैसे ये है ना, ये कॉलिनियर है, बोलिएगा यस, एक ही लाइन के ऊपर है। लेकिन मान लीजिए ये वाला पॉइंट यहां ना हो के यहां है, कॉलिनियर है? नहीं हुआ, एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। तो ऐसे नॉन कॉलिनियर मतलब कोई पॉइंट ऐसे लाई करे, उससे सिर्फ एक सर्कल पास होगा। ये 10.5 थ्योरम आपको कहना चाह रहा है और इस चीज को प्रूव करके हम दिखाएंगे कि कैसे एक ही सर्कल पास होता है। देखिए क्या करते हैं, इसको फिगर से ना बाहर ले आते हैं थोड़ा सा। जैसे इसको फिगर से हम बाहर क्या ले आए, जैसे यहां देखिए, अगर मान लीजिए O है, ये रहा O हमारा, ठीक है, ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा R, ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया और इससे इसको मिला दिया, ठीक है। चलिए सर्कल को लेकर हमारे माइंड में क्या है कि रेडियस इक्वल होता है। तो अगर मैं ये दिखा दूं कि OP इक्वल टू, चलिए OP इज इक्वल टू OQ इक्वल टू OR, अगर मैं इन्हें ये काम कर दिया तो आप मान जाओगे कि ये सर्कल एक ही सर्कल बनाएगा, क्योंकि रेडियस तो सेम उसी का होता है जिसका सर्कल सेम है। अलग अलग सर्कल का तो रेडियस अलग अलग होता है, तो आप मान जाओगे। तो अब इसको इक्वल कैसे दिखाऊंगा? देखिए इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या करते हैं कि इसको मैच कर देते हैं। ये हमने मैच कर दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एक बनाते हैं कि O से लेकर के ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता हो और एक ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता हो, इस तरीके से, ठीक है। इसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं, M रख दिए, इसका नाम हम कुछ भी N रख दिए। अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन हमारा यही है। कंस्ट्रक्शन क्या है हमारा? कंस्ट्रक्शन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। OM एंड ON आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या है हमारा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। चलिए अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मदद से हम क्या करेंगे, एक बार हम लेंगे ट्रायंगल, क्योंकि मुझे OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OR दिखाना है। तो अगर मैं OP इक्वल टू OQ दिखा दूं और OQ इक्वल टू OR दिखा दूं तो तीनों आपस में इक्वल हो गए, x इक्वल टू y, y इक्वल टू z, देन x इक्वल टू z। तो अब मैं क्या करूंगा कि OMP और OMQ इस ट्रायंगल में जाऊंगा, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करूंगा और प्रूव करते ही OP इक्वल टू OQ हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, देखिए प्रूव कीजिए। क्या प्रूव करना है? यही नॉन कॉलिनियर है। क्या कह रहा है? सर्कल देयर इज ओनली वन एंड वन सर्कल, ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है। तो प्रूफ तो हम समझ रहे हैं, प्रूफ ही स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। प्रूफ ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए अब यहां क्या करेंगे, इन ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, OMP एंड ट्रायंगल OMQ। कंस्ट्रक्शन की मदद से जो जो काम किया है वो कर लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो PM इक्वल टू MQ हो जाएगा। दूसरी बात OMP
इक्वल टू ओ एम क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, और दोनों का दोनों बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब तीसरी बात क्या, तो वही कॉमन वाला आ जा रहा है कि ये तो सब जगह लगभग आ जा रहा है ओ एम। अब अगर हम बात करें क्या यूज कर रहे हैं, तो साइड एंगल साइड, तो फ्रॉम फिगर देखते रहिएगा, साइड एंगल साइड। ठीक है, पी एम एम क्यू ओ एम पी ओ एम क्यू ओ एम पी ओ एम क्यू, ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन है। अब यहां देख लीजिए, फ्रॉम एस ए एस की मदद से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट्स हो गया ट्रायंगल ओ एम क्यू के, और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट्स हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट्स होते ही क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, ओपी इक्वल टू ओ क्यू, ओपी इक्वल टू ओ क्यू। किसकी मदद से, बाय सीपीसीटी, किसकी मदद से, सीपीसीटी। सिमिलरली अब दूसरे इतने मेहनत नहीं कर रहे, आसानी से लिख देते हैं, क्या है, ओ एम क्यू ओ एन आर, ओ एन क्यू कॉन्ग्रुएंट्स है ओ एन आर के कॉन्ग्रुएंट्स है, तो ये भी ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ आर, ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ आर। इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए और लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो जैसे ही आपने ये दिखा दिया ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, उसके बाद हैंस प्रूव लिख दीजिए, हैंस प्रूव्ड। और अगर और आप इसको सुंदर एंड अच्छा बनाना चाहते हैं तो ये लाइन पूरा लिख दीजिए, ओनली दिस इज प्रूव्ड वन एंड, यहां ये हटा दीजिएगा पार्ट, वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बस इतना लिख करके इसको यहीं पर थ्योरम 10.5 मतलब बेसिकली यही हमने इसको प्रूव कर दिया। हम नेक्स्ट थ्योरम के लिए चलते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं 10.6। हम अभी तक के 5 जो हैं थ्योरम वो आसानी से हम कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब तुरंत अभी नहीं, लेकिन फिर से इसको कई बार रिवाइज करूंगा जिससे आपके माइंड में बिल्कुल ये चीजें बैठ जाए। देखिए 10.6 क्या है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल। इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल मतलब किसी सर्कल के अंदर इक्वल जब 2 होगा तभी तो कम से कम 2 होगा। इक्वल कोड्स है आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होगा। अगर कोड्स की लेंथ इक्वल है तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होगा। अगर सेम सर्कल की बात कर रहा है तो है ही, लेकिन अगर डिफरेंट सर्कल की बात कर रहा है तो वो पहले कॉन्ग्रुएंट्स होना चाहिए वो दोनों सर्कल, तभी ऐसा हो सकता है। अगर नहीं कॉन्ग्रुएंट्स है तब ये बातें लागू नहीं होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, डन। तो अलग अलग अगर सर्कल की बात कर रहा है तो कॉन्ग्रुएंट्स होना चाहिए, और नहीं सेम सर्कल की बात कर रहा है तो वहां तो है ही हमारा। ठीक है, डन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इक्वल कोड ऑफ सर्कल दिया हुआ, सबसे पहले हम गिवन लेकर के ही चलते हैं। गिवन क्या है, इक्वल कोड है। कहने का मतलब पी क्यू इक्वल टू आर एस है। क्या है, पी क्यू इक्वल टू आर एस। डन। चलिए अब आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है हमें ओ एल इक्वल टू ओ एम। क्या करना है, ओ एल इक्वल टू ओ एम। अब ये जो ओ एल है ओ एम है, क्या किसी सर्कल में किसी ट्रायंगल का पार्ट दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो हमें पहले अगर ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, उसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। तो चलिए कैसे बनता है, मैं एक काम करता हूं, ये ऊपर वाला ही इसी को बना देता हूं। ठीक है, देखिए ये ऐसा हो गया, इससे इसको जोड़ दिया, इससे इसको जोड़ दिया, डन। अब अगर हम बात करें ओ पी एल और ओ आर एम या ओ एल ए पी या ओ एम आर, इन दोनों सर्कल को, इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देता हूं तो क्या ये इक्वल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो चलते हैं कॉन्ग्रुएंट्स करने के लिए। चलिए प्रूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए कौन सा है हमारा ट्रायंगल,
ट्रायंगल है OLP, इन ट्रायंगल OLP एंड ट्रायंगल OMR, कौन से हैं दो ट्रायंगल? ये दो ट्रायंगल हुए। अब इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। पहली चीज PQ इक्वल टू RS दिया है। ज्यादातर ये होता था, जो गिवन होता था वो डायरेक्ट ट्रायंगल में आ जाता था हमारे, लेकिन यहाँ आ ही नहीं रहा है। देखिए PQ इतना है और RS इतना है, लेकिन ये ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। ट्रायंगल में तो सिर्फ PL और RM है। तो ऐसा जब हम PQ और RS की मदद से ये दिखा दें कि PL और RM इक्वल है, तब तो सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले PQ इक्वल टू RS हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, गिवन है इसलिए। चलिए अब एक बात होती है, क्या ये चीजें अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा है, अब जो पढ़ लिया है उसकी तो मदद ले सकते हैं कि अभी हमने थ्योरम पढ़ा है कि अगर परपेंडिकुलर होता है तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, हमें क्या दिखाना है, PQ OL इक्वल टू M। तो अगर परपेंडिकुलर होता है तो ये हमें क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। दूसरी चीज, अगर बाइसेक्ट करता है तो परपेंडिकुलर होगा। यानी यहां पर हमें क्या दिखा देना है कि 2PL जो होगा, ये परपेंडिकुलर है ना, 2PL इक्वल टू 2RM हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2PL इक्वल टू 2RM ऐसा लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल लिख देंगे। तो क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और PL इक्वल टू RM हो गया, डन। अब यहां पर तीसरी चीजें क्या है जो कर सकते हैं? देखिए एक तो हमारा पहली चीज है PL इक्वल टू RM हो गया। अब हम दूसरी चीज के लिए चलते हैं, इसको फर्स्ट लिख लेते हैं, टिक मार देते हैं ताकि याद रहे, ठीक है। दूसरी चीज आप देख लीजिए, OLM इक्वल टू OMR होगा, क्योंकि 90 डिग्री है तो OLM इक्वल टू ORM होगा। ORM नहीं, MR कर लीजिए, जो एग्जैक्ट है वो लिख लीजिए, ठीक है। OMR, ठीक है, दोनों क्या है, 90 डिग्री होगी। अब तीसरी बातें कौन सी है, तो OP इक्वल टू OR, और ये तो बड़ा सिंपल सा है, क्या है बच्चों, रेडियस है। क्या है हमारा, रेडियस है। तो अब अगर हम बात करें तो क्या एक एंगल और दो साइड, यानी एक हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, एक इस साइड की बात कर रहे हैं हाइपोटेनियस का, और एक PL साइड की बात कर रहे हैं, तो फ्रॉम RHS किसकी मदद से, RHS की मदद से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OLP कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल किसके, तो OMR के, ट्रायंगल OMR के कॉन्ग्रुएंस हो गया। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंस हो गया, अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं OL इक्वल टू OM, और रीजन क्या हो गया हमारा, बाय CPCT। किसकी मदद से हमने कर दिया, तो CPCT की मदद से कर दिया। यही लाना था और प्रूव हो गया, डन। क्लियर है, समझ में आई बात। यानी हमने यहाँ पे मदद किसकी ली है, तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है हमने उसकी मदद ली है। इक्वल कोड है, तो अगर परपेंडिकुलर होता है और इक्वल कोड होता है तो बाइसेक्ट करता है, ये भी जस्ट हमने यही पढ़ा है। तो उसी चीज की मदद लेकर के, उसी चीज की हेल्प लेकर के हमने ये दिखा दिया कि अगर कोड इक्वल है तो सेंटर से हमेशा डिस्टेंस इक्वल होगा। यानी OL इक्वल टू, अगर PQ इक्वल टू RS है और यहां से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो OL इक्वल टू OM होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब हम अगले थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां देखो थ्योरम 10.7 देखो क्या कह रहा है, कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब जस्ट उसी का अपोजिट है ना। जैसे हमारा उसमें क्या था कि अगर कोड इक्वल था तो सेंटर से जो लेंथ था वो इक्वल था, है ना। अब यहाँ क्या है, सेंटर से अगर कोड की डिस्टेंस इक्वल है तो कोड भी आपस में इक्वल होगा। समझने की बात कीजिए, मैं थोड़ा यहाँ फिगर से आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए ये हमारा, ये मान लीजिए A एंड B है, दो कोड है। इसी लेंथ का अगर हम यहाँ कर देते हैं C एंड D, अच्छा इससे कोई डिस्टरबेंस वाली बात नहीं है कि ये कोड इधर से उधर चला जाए, ठीक है। देखिए अब ये सेंटर ऑफ द पॉइंट हुआ,
ठीक है, इससे हम इसको मिला दिए ऐसे करके, डन, कुछ ऐसा, ठीक है। ये हमारा ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा है, डन। इसका नाम, ये भी हमारा ऐसे परपेंडिकुलर, इसको भी भेज देते हैं। ये O रख दिया, ये M रख दिया, ये N रख दिया, ठीक है, ऐसा कुछ। अब लास्ट वाले में क्या था कि कोड इक्वल था, AB इक्वल टू CD था, तो हमने OM इक्वल टू ON प्रूव किया था, नाम वहां जो भी हो। अब यहां क्या है कि अगर OM इक्वल टू ON है तो कोड इक्वल है, ठीक है। गिवन समझ में आ रहा है, जस्ट लास्ट का 10.6 का रिवर्स। अब देखिए गिवन क्या है हमारा, गिवन क्या है, गिवन है क्या, OM इक्वल टू ON, OM इक्वल टू ON, ठीक है। फिर जो हमें लाना है वो क्या करना है, प्रूफ जो करना है वो क्या करना है, AB इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। अब यहां से जो प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे, देखिए प्रूफ करना जो स्टार्ट करेंगे, किसी भी ट्रायंगल में चले जाओ, जैसे हम चले जा रहे हैं OMA और ONC में, आप यहां OMB और OND में भी जा सकते हैं। चलो सेकंड नीचे वाला ही चलते हैं। देखिए इन ट्रायंगल OMB एंड ट्रायंगल OND, किसमें, इन दोनों ट्रायंगल में है। क्या क्या चीजें हैं हमारे, जो सबसे पहले गिवन है AB इक्वल टू CD। देखिए इस पॉइंट को लीजिए, AB इक्वल टू CD, OM इक्वल टू ON, तो पहली चीज तो हम यहां रख दे रहे हैं OM इक्वल टू ON, सॉरी वो तो लाना था, OM इक्वल टू ON, पहली चीज ये गिवन है हमारा, चलिए हमने लिख दिया इसको, डन। दूसरी चीज है OM इक्वल टू ON हो गया, क्या हम लिख सकते हैं OMA इक्वल टू OMB इक्वल टू OND, ये भी लिखा जा सकता है। क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, तो रीजन इसके पीछे क्या होगा कि दोनों के दोनों 90 डिग्री है, बड़े आसानी से हमने ये भी लिख दिया। अब तीसरी चीज देखिए, इसी फिगर में रहिएगा, इसी में ढूंढना है आपको, इसी में ढूंढना है, ठीक है, ये वाले फिगर में ढूंढना है। तो फिर से रेडियस हमें इक्वल दिख रहा है, देखिए, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, OB इक्वल टू OD लिख सकते हैं, हमने ये लिख दिया। और रीजन इसके साथ क्या हो गया, रेडियस हो गया प्यारे बच्चों, रेडियस हो गया बेटा, रेडियस हो गया, ठीक है। अब ये रेडियस यानी हम किसकी मदद से, तो अगर देखें तो ये लिया और एंगल ले लिया, कौन कौन से ले लिया, साइड, एक तो ये साइड ले लिया, फिर ये 90 डिग्री का काम ले लिया, ये राइट एंगल ले लिया, और ये रेडियस, तो फिर RHS की मदद से ही, किसकी मदद से, फ्रॉम RHS, किसकी मदद से, तो RHS की मदद से क्या हो गया, ट्रायंगल OMB जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल OND के, और इसी के साथ जो हमारा रिक्वायरमेंट था, क्या था, वो अभी नहीं पूरा हुआ है, जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो अभी नहीं पूरा हुआ है, ठीक है। कैसे, अब जिस तरीके से इसको मैंने कॉन्ग्रुएंस किया, उसी तरीके से क्या होता है, परपेंडिकुलर जो होता है वो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा। तो अगर मैं 2m से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ 2 से, अगर मैं ऐसे कर दूं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये तो 22 से, चलिए एक अलग अलग लाइन दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। मैं पहले क्या लिखता हूं, BM इक्वल टू DN, ये तो बाई CPCT हो गया, और 2 से अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, कोई कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो आप यहां से भी 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, AB इक्वल टू CD हो गया, यही हमें प्रूव करना था, और ये हमारा आ गया, ठीक है, डन। तो इस तरीके से देखिए, कह रहा है कोड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। अगर इक्विडिस्टेंस है यानी OM इक्वल टू ON है, तो कोड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल इन लेंथ, यानी कोड का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। और इस तरीके से 10.6 का जस्ट हमारा अपोजिट है। तो हमने 10.1 से लेकर के 10.7 तक के जो थ्योरम है, बेसिकली क्या थे, एक थ्योरम बताया जा रहा है और दूसरा जस्ट इसका कन्वर्स बताया जा रहा है। और इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10.8, सॉरी थ्योरम 10.8। अब यहां देखिए थ्योरम 10.8 क्या कह रहा है हमारा। सबसे पहले हम थ्योरम समझते हैं। कहना क्या,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कई सारे क्वेश्चन जो हैं इसके ऊपर बनते हैं, इवन क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं, आने वाले क्वेश्चनों में भी इनका यूज है। तो वेरी वेरी VVI इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक तो जो भी पढ़ा है सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ खास जो है वो 10.8 है। अब ये थ्योरम है क्या? अच्छा, इसका एक और नाम है सेंटर एंगल थ्योरम। इस थ्योरम को हम क्या कह सकते हैं? सेंटर एंगल थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, सेंटर एंगल थ्योरम। तो बेसिकली इसका मीन्स क्या हो जाता है? इसका मीन्स हो जाता है आपका कि जो सेंटर पे बनने वाले एंगल होते हैं वो सर्कल पर कहीं भी अगर हम एंगल बनाते हैं तो उसके डबल हो जाता है। क्या होता है? उसके डबल हो जाता है। जैसे अगर हम इस सर्कल की बात करें तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो POQ बन रहा है, और सर्कल के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो PAQ बन रहा है। तो POQ जो होगा वो PAQ के डबल होगा। समझ में आ रही बात? जैसे अगर हम ये कहें ये 10 डिग्री है, अगर हम इसकी बात करें ये 10 डिग्री है, तो डबल कहने का मतलब क्या हो गया? सेंटर पे बनने वाला एंगल जो होगा वो आपका 20 डिग्री होगा। समझ में आई बात? क्लियर है? तो इस तरीके का सेंटर एंगल थ्योरम है, और ये ना सिर्फ इसके लिए होता है, कहीं पर भी एंगल बने। जैसे मैं एकदम बिल्कुल रफ फिगर आपको बना के यहाँ दिखाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा सेंटर पे ऐसे एंगल बन रहा है, और इसके अलावा आप कहीं पर इससे बना दो, ऐसे बने या फिर ऐसे बने या फिर ऐसे बने, कहीं पर भी बना लो आप, कहीं पर भी बना लो, सभी जगहों पर क्या होगा? ये जो होगा इसके हाफ इसको बोलेंगे, यानी अगर ये 50 है तो ये 25 होगा, और अगर ये 25 है तो ये 50 होगा। इस थ्योरम का यही पर्पस है, आपको ये चीज समझाना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थ्योरम कह क्या रहा है। एक बार इसको हम रीड भी करके देख लेते हैं किस वर्ड में कैसे समझाया गया। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, यानी आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाया जाता है वो डबल होता है। द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल में कहीं पर भी अगर एंगल बनाते हैं तो एक आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है वो हमारा डबल होता है। चलिए अब हम ये चीजें समझ चुके हैं काफी अच्छे तरीके से, अब हम इसके प्रूफ के लिए चलते हैं। ठीक है, देखिए प्रूफ के लिए कैसे चलेंगे। ओके, देखिए प्रूफ जो करना है हमें, जो हमें प्रूव करना है उस चीज को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले POQ डबल है, POQ डबल है किसके? 2PAQ के, 2PAQ के। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि x जो है वो y के एज में डबल है ना, तो x डबल है तो दोनों को अगर हम मैथमेटिकली इक्वल साइन लगाना चाहेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हम ये कहते हैं x y से डबल है। अगर इनके बीच में हम इक्वल टू का साइन देना चाहते हैं, इक्वल टू का साइन देने का पर्पस यही होता है ना कि दोनों को इक्वल करना, तो x डबल है तो y में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ना कि x डबल है तो हम x में कर देंगे, तो ऐसे में गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो P सेंटर पे अगर डबल एंगल बनता है तो बाहर जो कहीं एंगल बनता है वहां पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात अगर हम देखें यहाँ पर जो हमें जिसकी हेल्प लेनी है कि कैसे प्रूव करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या करते हैं? हम एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी यूज करते हैं, यानी इस ट्रायंगल POAO में चलते हैं। किस ट्रायंगल में चलेंगे? PAO में। अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल PAO में, किसकी बात करें? PAO में। क्लियर? चलिए किसकी बात कर रहे हैं हम? PAO की बात कर रहे हैं। ठीक है, PAO की बात कर रहे हैं। अब इसमें एक्सटर्नल एंगल अगर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं? POB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? PAO प्लस POA, PAO प्लस APO क्या होगा? APO। ओके, क्या होगा इसके पीछे? रीजन क्या है? बाय एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटर्नल एंगल
प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया। सिमिलरली अगर हम बात करें ऐसे, अच्छा चलिए इसी में एक लाइन और थोड़ा सा ऐड करते हैं। अब आप समझो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ इक्वल होंगे? क्योंकि इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल वाले प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ रखा है, अगर साइड इक्वल होता है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ कौन से ऐसे साइड हैं जो इक्वल दिख रहे हैं? बिल्कुल देखिए, जो ओ ए और ओ पी है ये रेडियस है, उसकी वजह से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं? सेंस ऐसा लिखेंगे कि पी ए ओ इज इक्वल टू ए पी ओ, ऐसा लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ओ ए इक्वल टू ओ पी होगा, रेडियस है ये हमारा, क्या है? रेडियस है। समझ में आई बात? क्लियर है? तो इस तरीके से अगर हम इस लाइन में पी ए ओ की जगह पुट कर दे, ओ पी ए की जगह पी ए ओ, ए पी ओ की जगह, तो क्या हो जाएगा हमारा? पी ओ बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? पी ए ओ, 2 पी ए ओ। क्या बन गया? 2 पी ए ओ। समझ में आएगी बात? क्लियर हो गया? ये 2 पी ए ओ बन गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में। ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल कौन सा है? इस बार किसकी बारी है? तो क्यू ए ओ। किसकी बात है? क्यू ए ओ। किसकी बात कर रहे हैं हम? क्यू ए ओ। यहां पर भी ऐसा ही चलेगा। क्या लिख सकते हैं हम? पी क्यू ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू ए ओ और ए क्यू ओ, क्यू ए ओ और ए ओ क्यू, ए क्यू ओ। और ये एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी की वजह से हो गया। और यहीं पे थोड़ा हम इसमें शॉर्टकट यूज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चलिए ये एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टीज है, चलिए इसको हम पूरा लिख देते हैं, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए ओके डन। अब यहां क्या लिखा जा सकता है? क्यू ए ओ और ए क्यू ओ दोनों आपस में इक्वल होंगे, और इक्वल होने के रीजन वही बन रहा है, क्या? रेडियस बन रहा है। क्या बन रहा है? रेडियस बन रहा है। क्या लिख सकते हैं हम? ओ ए इक्वल टू ओ क्यू। रीजन इसका दोनों क्या है? हमारा रेडियस है, इक्वल साइड है, तो इक्वल एंगल बना रहा है। और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं क्यू ओ बी। अगर इन दोनों को रखें, इसकी जगह पे ये रख दें, तो दोनों मिलके बन जाएगा क्यू ए ओ। क्या बन जाएगा? क्यू ए ओ। क्या बन गया? क्यू ए ओ। ठीक है, ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए हमें नेक्स्ट पेज में चलना है। हम थोड़ा नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पे देखिए, हमें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करना है। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या था दोनों फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन? देखिए फर्स्ट और सेकेंड के एलएचएस में पीओबी है और क्यूओबी है। तो अगर हम ऐड करें तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं हम? पीओबी और क्यूओबी। क्या हो गया? क्यूओबी। इसी तरीके से आरएचएस को अगर ऐड किया जाए तो क्या बनेगा? 2PAO और 2QAO। 2QAO दोनों ऐड हो गया। अब यहां से देख लो, अगर POB और QOB अगर हम ऐड करते हैं तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? देखिए POB और QOB अगर ऐड करते हैं तो दोनों मिलकर बन जाएगा POQ। क्या बन गया? POQ। और वो बन जाएगा PAQ। क्या बना हमारा? POQ। और ये दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा? PAO प्लस QAO। ये दोनों ऐड करेंगे और इस तरीके से क्या बन गया? POQ इक्वल टू 2PAQ। क्या बन गया हमारा? PAQ। अब देखिए, ये ही चीज हमें लाना था,
या POQ बन गया क्या, PAQ क्या बन गया, POQ क्या बन गया, PAQ। तो इस तरीके से हमने ये चीज देखा कि अगर सेंटर पे एंगल बनता है किसी आर्क के द्वारा तो कहीं और अगर बनता है तो उसी के ये क्या बन जा रहा है, हमारा डबल बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, डबल बन जा रहा है। क्लियर। चलिए तो बच्चों थ्योरम 10.9 क्या कह रहा है इसको हम देखते हैं। देखिए एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, मतलब सेम सेगमेंट पे जो एंगल बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, इक्वल होने चाहिए। अब कैसे, थोड़ा यहां देखिए, जैसे अगर मान लीजिए ये और ये आर्क है ना, अब इसके द्वारा अगर मान लीजिए एंगल ऐसे जो है, ये एंगल एक बन रहा है ऐसे करके, दूसरा इसी पॉइंट से अगर ये एंगल बन रहा है कुछ इस तरीके से, तो अगर हम इसका नाम रख दें ABC और D, तो जो हमें प्रूव करना है, जो हमें दिखाना है वो ये दिखाना है कि जो ACB है वही ADB होगा, यानी ACB जो होगा एंगल वही ADB होगा। हमारा पर्पस जो है वो यही है। ठीक है, समझ में आई बात। अब यहाँ देखिए कैसे इस चीज को हम दिखाएंगे। कहीं से अगर ये चीज हमें दिखाना हो, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो इसका सेंटर यहाँ है, ठीक है। अब ये दोनों ऐसे मैच कर रहे हैं, देखो इन A और B से हम अगर ऐसे मिला दें, ठीक है। अब थ्योरम 10.8 क्या कह रहा था, थ्योरम 10.8 ये कह रहा था कि सेंटर पर बनने वाले एंगल के जो हाफ होंगे वो सेंटर सर्कल पे कहीं पर भी बनने वाले एंगल का होगा, वो हाफ ही होंगे, ऐसा ही है। तो अगर ये दोनों हाफ हाफ होंगे, क्योंकि दोनों सेंटर पे एंगल बना रहा है और दोनों के द्वारा सर्कल पे भी कई एंगल बन रहे हैं, तो अगर दोनों हाफ हाफ होंगे तो हाफ हाफ अगर इक्वल करेंगे तो हाफ हाफ कट जाएंगे और ACB इक्वल टू ADB हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा इसको लिख के देख लीजिए जो हम प्रूफ कर रहे हैं। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, बाय सेंटर एंगल थ्योरम, किसकी मदद से, सेंटर एंगल थ्योरम की मदद से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, AOB इज इक्वल टू 2ACB, क्या लिख सकते हैं, 2ACB, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सिमिलरली AOB इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ADB, 2ADB डबल होता है 2AB, ये हो गया सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम कंपेयर करें, मतलब दोनों के LHS आप देख रहे हो AOB है, तो दोनों को अगर हम इक्वल कर दें तो 2ACB इक्वल टू 2ADB 2 कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से ACB इज इक्वल टू ADB हो जाएगा। और यही हमें लाना है, थ्योरम के अकॉर्डिंग यही हमारा होना चाहिए कि अगर सेम सेगमेंट है, जैसे यही पार्ट है हमारा, ठीक है, सेम सेगमेंट है, तो सर्कल पर कहीं पर भी अगर एंगल बनाएगा तो वो सारे के सारे एंगल इक्वल होंगे। ये तो मैंने 2 के लिए दिखाया है। अगर जस्ट अभी मैंने आपको बताया अगर AB से यहाँ पर भी कोई पॉइंट मिलता है तो वो भी इन तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यही हमारा थ्योरम 10.9 कहना चाहता है। ओके, देखिए अब हम आते हैं थ्योरम 10.10 में। थ्योरम 10.10 क्या कहना चाह रहा है इसको देखते हैं थोड़ा। देखिए 10.10 कह रहा है इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल, लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट lying on the same side of line containing the line segment, the 4 point lie on a circle is circle concyclic, they are concyclic, मतलब on a circle, मतलब concyclic कहने का मतलब हो गया ये जो हम दिखाना चाहते हैं ABCD ये सारे के सारे सर्कल पर है। मतलब हमें प्रूव क्या करना है, हमें जो प्रूव करना है वो ये करना है ABCD आर कॉन्साइक्लिक। क्या है? कॉन्साइक्लिक। ठीक है, चलिए यही हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे? अब हम प्रूफ कैसे करेंगे?
देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर वैसे 2 है, लेकिन इस बार इसको आप ध्यान से हटा दो, ठीक है। आप ई को लेकर के चलो, ADB और AED। इसका कहने का मतलब हो गया कि जो ये सर्कल है डी से ना होकर के ई से पास हो रहा है, यानी सर्कल जो है वो यहां से पास हो रहा है आपके हिसाब से, अगर आपने ऐसा माना है, ठीक है। तो अगर मेनली क्या है जो क्वेश्चन में गिवन है, मेनली क्या है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए मेनली क्या है, गिवन क्या है, गिवन है हमारा, ठीक है, गिवन है हमारा, क्या गिवन है, ACB इक्वल टू ADB, ACB इक्वल टू ADB, यही गिवन है। चलिए ये तो गिवन है, और हमने जो बनाया है कंस्ट्रक्शन से क्या बनाया है कि ACB इक्वल टू AEB होगा। चलिए ये गिवन है, चलिए लिख दिया, और ACB इक्वल टू AEB होगा, ये हमारा बाय कंस्ट्रक्शन है। किसकी मदद से है, बाय कंस्ट्रक्शन है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिए ये कंस्ट्रक्शन की मदद से हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने अभी अभी थ्योरम के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि सर्कल पे कहीं भी एंगल बन रहा है तो इक्वल होगा। तो ये जो डी पॉइंट है ये तो ओरिजिनली है, लेकिन जो ई है वो हम मान रहे हैं कि शायद सर्कल पे है ना, कहीं बाहर है, लेकिन हम उसी को हमें रॉन्ग दिखाना है, तो शायद सर्कल के ऊपर है, ठीक है। तो अब ये भी, लेकिन उसी सेगमेंट वाले थ्योरम के अकॉर्डिंग 10 पॉइंट जो 9 थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग ये भी सही होना चाहिए। तो अगर मैं इसको फर्स्ट मानूं, इसको फर्स्ट मानूं और इसको सेकंड मानूं, तो दोनों में ACB है, तो फर्स्ट और सेकंड से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड की मदद से क्या हो जाएगा, ADB जो होगा वो इक्वल हो जाएगा AEB के। किसके इक्वल हो जाएगा, AEB के। अब ये जो बात है कितना ट्रू है कि ACB जो ADB है वो AEB के इक्वल है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए हम मदद लेते हैं एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। चलते हैं हम इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BDE में हम लिख क्या सकते हैं, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी कहता क्या है कि ADB इक्वल टू होता है हमारा क्या, DEB प्लस EBD, DEB प्लस क्या लिखेंगे, DEB प्लस EBD। चलिए तो ADB और AEB, ये जो DEB है यही तो AEB है। ADB, ये जो DEB है हमने यहां से लिया है, अगर हम इस लेटर से लेते हैं तो DEB को ही हम AEB भी बोल सकते हैं। तो AEB हमने यहां लिख दिया, लिख सकते हैं। अब प्लस EBD हो गया, यानी ये और ये देखिए कैंसिल हो गया, ये दोनों जो है कैंसिल हो गया। कहने का मतलब इस ट्रायंगल का एक एंगल जो है वो 0 डिग्री हो गया। और क्या ये पॉसिबल है किसी ट्रायंगल का एक एंगल 0 डिग्री हो जाए, तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी ट्रायंगल का एक एंगल 0 डिग्री हो जाए। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो क्या ये बात पॉसिबल है, नहीं ना। इसका मतलब हो गया हेंस अभी मत लिखिए, देयरफॉर क्या लिखेंगे इसको, D and E आर कोइंसाइड, D and E आर कोइंसाइड्स। और कोइंसाइड्स का मतलब हो गया कि दोनों जो हमने अलग अलग माना था वो पॉइंट अलग अलग नहीं पॉसिबल है, वो दोनों एक ही है। मतलब D के ऊपर E है और E के ऊपर D है, मतलब दोनों के दोनों पॉइंट एक हो गए। तो D और E अगर कोइंसाइड हो गया तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ABCD, हेंस ABCD आर 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट। क्या है, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, ठीक है, डन, क्लियर हो गया। तो जो हमें लाना था वो हो गया, यही हमें लाना था और यही हमारा आंसर है, यही हमारा प्रूव्ड है। क्या है, प्रूव्ड है। डन बच्चों, क्लियर है। तो बेसिकली सिंपल सी बात किए हैं, थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए, समझ लीजिए। इन शॉर्ट में हमने एक पॉइंट, अच्छा ये जो ई डैश था नीचे,
उसको भी लेकर के आप बना सकते थे या ऊपर वाले को लेकर के बना सकते थे। तो एक ही चीज बार बार लिखने के कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए नीचे वाले पॉइंट को हटा दिए। अब ई के ऊपर लेके चले गए, माना कि सर्कल यहाँ से पास कर रहा है तो ए सी बी बराबर ए डी बी होगा, ये तो ओरिजिनल फॉर्म है। अगर हम सर्कल यहाँ से घुमा दें तो ए सी बी इक्वल टू ए ई बी होगा। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से ये प्लस इक्वल टू ये हो गया, और ये कैंसिल हो गया, और ये ट्रायंगल का ये जीरो हो गया, और जीरो बनता है तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, तो ये पॉइंट कहाँ से बन गया, और पॉइंट नहीं बना तो सीधी सीधी बात है कि डी और ई जो है एक ही पॉइंट है, कॉन्साइड पॉइंट है। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ में आया होगा, जैसा बताया आपको कि बिल्कुल इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इसके लेकर के, बशर्ते ध्यान तो देना है ही। ओके, देखिए बात करते हैं 10.11 फिगर की, है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, हम इसको पहले क्वेश्चन समझते हैं। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स इज 180 डिग्री। अभी जस्ट लास्ट 10.11 वाले थ्योरम से हमने ये समझा है कि साइक्लिक का मतलब ये होता है कि सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो कहाँ लाई करेंगे, तो वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। कहाँ लाई करते हैं? तो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल हमें बनाना है और हमें ये दिखाना है कि जो अपोजिट का सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं। चलिए देखिए, ऐसा कुछ बना लिया। चलिए ये फिगर इसको, ओके, ये रहा, ये रहा। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी और डी। अब एक चीज हमने पढ़ा है इसी के थ्योरम में एक पार्ट में कि एक सेगमेंट जो होता है वो सेम एंगल बनाएगा सर्कल के ऊपर कहीं। तो अगर हम ए बी को सेगमेंट मान लें और इससे इसको मिला दें, ठीक है, डन। तो जितना ये बना रहा है अगर हम इधर से मिलाएं तो इतना ये बनाएगा। मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ठीक है, डन। अब हम बात दूसरे की करते हैं। अब अगर इसकी बात करते हैं, ऐसे बनाएगा तो जितना ये बनाएगा उतना ही ये बनाएगा, ठीक है। 2 2 दोनों बनेगा। मान लीजिए एंगल 2 नाम ले रहे हैं इसका, ठीक है, अलग अलग नाम ले रहे हैं, ठीक है, ओके। अब हम अगर ऊपर में देखें CD के सेगमेंट मानते हुए देखते हैं तो CD का अगर हिसाब बनाए तो जितना ये बनाएगा, मान लीजिए इसको ये बना रहा है 3, तो वही बात यहां पर भी बनेगा 3। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, AD की, तो जितना ये बनाएगा, मान लीजिए हमने इसको बना दिया 4 और इसको भी बना दिया 4। तो इस तरीके से कुछ हमारा फिगर बन रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ रहे हैं लास्ट में उसी का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सेम सेगमेंट वाले सर्कल जो होते हैं वो सेम एंगल बना रहे हैं। AB 1 1 बना रहा है, BC 2 2 बना रहा है, CD 3 3 बना रहा है और AD 4 4 बना रहा है। अब हम क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज हम बेसिकली जानते क्या है? बेसिकली हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 360 होता है। चलिए, जो प्रूव करना है हमें सबसे पहले वो देख लेते हैं। हमें जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, A प्लस C इक्वल टू 180। क्या है? A प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। फिर क्या प्रूव करना है, B प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री, डन। चलिए अब प्रूफ की बात करते हैं, ठीक है, डन। लेट 1 2 3 4 एंगल आर मेड बाय सेगमेंट AB BC CD DA। मतलब हर एक चीज को बार बार अलग अलग नहीं लिखा, अननेसेसरी आपका रिटन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इससे बचा। अब क्या लिखेंगे, वी नो क्या जानते हैं हम, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल टू 360। ना भी लिखे चले, डायरेक्ट लेटर में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360।
एंगल ए क्या बन रहा है 2+3, चलिए 2+3। एंगल बी क्या बन रहा है 3+4, 3+4। एंगल सी क्या बन रहा है 4+1, 4+1। एंगल डी क्या बन रहा है 1+2, और सबका सम तो है ही हमारा 360। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखिए 2 बड़ा इक्वल है, 3 इक्वल है, ऐसा तो है ही। तो मान लीजिए हम बी और डी के टर्म में दिखाना चाहते हैं, ठीक है, बी और डी के टर्म में, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो 2 2 2 1 2 3 2 4 लिखा जा सकता है। तो क्या लिखेंगे 2 2 2 1 2 1 2 3 2 3 और 2 4, ये क्या बन गया 360 बन गया। अब दोनों से अगर हम सबसे, दोनों से नहीं, सबसे 2 कॉमन ले ले, तो 2+2 के साथ क्या है 1 कर दें, और 3+4 इक्वल टू 360, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 180 डिग्री। और इस तरीके से एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है हमारा एंगल डी है, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है बी है, यानी बी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हो गया। सिमिलरली हम यहाँ लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी इक्वल टू ए प्लस सी इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बड़ा इजी तरीके से हो गया, सिंपल सा था ये, सीधी सी बात है। सेगमेंट गिराना है, सेम एंगल बनाना है, सबके एंगल को सम इक्वल टू 360 कर देना है, 2 कॉमन लेकर के काट देना है, ए बी प्लस डी इक्वल टू 180 हो रहा है, तो ए प्लस सी भी क्या हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा। और इस तरीके से थ्योरम हमारा 10.11 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट थ्योरम के लिए चलते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम है 10.12। ज़्यादातर यही हो रहा है ना कि जो अगर एक आता है तो दूसरा जस्ट उसका रिवीजन कर देता है, ठीक है, मतलब कन्वर्स कर देता है। तो यहाँ पर भी देखिए, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, ऐसा कह रहा है कि अगर मान लीजिए अपोजिट का सम, जैसे कॉन्साइक्लिक था तो अपोजिट का सम 180 दिखाया था लास्ट में, अब यहाँ कह रहा है कि अपोजिट का सम 180 है तो कॉन्साइक्लिक है, ये आपको दिखाना है, जस्ट इसका रिवर्स है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो कॉन्साइक्लिक बनाना पड़ेगा, चलिए बना लेते हैं। ओके, ये रहा हमारा कुछ इस तरीके का फिगर है। ओके, ए बी सी और डी, ठीक है। चलिए यहां से क्या करते हैं, सेम सेगमेंट का जो रूल है वो लगा देते हैं, ठीक है। एक मान लेते हैं दूसरा का, एक किसी और का मान लेते हैं, कॉन्साइक्लिक ही दिखाना है तो फिर से वही पॉइंट दिखा दें। मान लीजिए ये ना ई है हमारा यहाँ पर, ठीक है, कॉन्साइक्लिक ही दिखाना है तो वही काम कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें क्या है यहाँ पर, तो अगर हम अपोजिट का सम 180 है, मतलब जो हमें प्रूव करना है, तो प्रूव तो हमें ये करना है कि साइक्लिक है, ए बी सी डी आर ऑन, आर कॉन्साइक्लिक, ऑन वन छोड़ दीजिए, आर ऑन सर्कल भी लिख देते तो ठीक है, ठीक है, आर कॉन्साइक्लिक, ठीक है। ओके, तो अब जो प्रूफ करना है उसके लिए चलते हैं। देखिए प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस सी इक्वल टू 180 गिवन है हमारा, ए प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है। चलिए इसका हम और भी कुछ नाम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, तो बी ए डी इक्वल टू बी ए डी इक्वल टू बी सी डी, बी ए डी इक्वल टू बी सी डी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी गिवन ही कहेंगे, दोनों एक ही बात है, ठीक है, डन। चलिए अब यहां से क्या करते हैं, जैसे सेम सेगमेंट का अगर सर्कल बनाता है तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ऐसा ही है। तो हम क्या लिख सकते हैं,
ए डी बी इक्वल टू ए सी बी, ए डी बी इक्वल टू ए सी बी। चलिए ये लिख दिया, ठीक है, बाय सेम सेगमेंट, ओके, एकदम उसी थ्योरम की तरह चल रहे हैं जो सेम सेगमेंट वाला दिखाया था। फिर यहीं से लिख सकते हैं बी ए डी इक्वल टू बी ए डी इक्वल टू बी ई ए, ठीक है। अब इन दोनों के मतलब दोनों बी ए, दोनों तो हमारा क्या है, सेम सेगमेंट के लिए कह रहा है, मतलब ये दोनों ए डी बी की जगह ही लाना है, सॉरी ए डी बी की जगह लाना है, तो दोनों तो एक ही जगह ला रहा है, ए डी बी, ठीक है। तो इन दोनों का हम RHS इक्वल दिखा सकते हैं, यानी ए सी बी इक्वल टू बी ई ए, ऐसा हो गया, ठीक है। अब एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टीज हमारा क्या कहता है, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टीज बाय एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टीज क्या कहता है हमारा एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टीज, कहता है कि जो अपोजिट का सम है इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल, जो अपोजिट का सम है इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, बी सी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, सी ई बी प्लस ई बी सी, ठीक है। अब देखिए बी सी ए और सी बी को फिर से हम बी सी ए लिख सकते हैं, तो बी सी ए इक्वल टू बी सी ए, और ये क्या बन गया, ई बी सी। तो इस तरीके से देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, फिर से वो ट्राइंगल क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, तो ई बी सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये पॉसिबल है किसी ट्राइंगल का एंगल 0 हो जाए, नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि सी एंड ई आर कॉन्साइड, क्या लिख सकते हैं, सी एंड ई आर कॉन्साइड मतलब क्या हो गया, जो दो अलग अलग पॉइंट माने थे वो है ही नहीं, और इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक, ए बी सी डी आर क्या लिख सकते हैं हम, कॉन्साइक्लिक, क्या लिख सकते हैं, कॉन्साइक्लिक। तो क्लियर है, यही चीज हमें लाना था, ए बी सी डी कॉन्साइक्लिक हमें दिखाना था, यही प्रूव करना था हमें, और ये प्रूव हो गया। मतलब सीधी सी बात है, इस थ्योरम का अगर पर्पस हमसे पूछा जाए, पर्पस क्या है, तो पर्पस 10.11 का जिस तरीके से था कि अगर साइक्लिक है हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल तो अपोजिट का सम 180 होगा, वैसे 10.12 का अगर अपोजिट का सम 180 है तो वो साइक्लिक होगा, दोनों सेम चीज़ें हैं। इस तरीके से जो थ्योरम का हमारा जो सीरीज है वो 10.12 पे आके रुक जाता है, और यही हमारा थ्योरम जो सर्कल का इंट्रो क्लास है वो यहीं ख़त्म होता है। हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज लेकर के आएंगे, और एक्सरसाइज जब हमारा थ्योरम और सर्कल से रिलेटेड सारे पॉइंट अगर क्लियर हैं तो 100% एक्सरसाइज में हमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो एट लास्ट यही कहना चाहूँगा कि इतने आपको अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे हम और भी अच्छे तरीके से 100% जो चीज़ें आपके सामने परोसा गया होगा वो बहुत अच्छा लगा होगा, तो और भी हम बेहतर से बेहतर करेंगे। इसके लिए आपका मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।